ये तीन बातें हर आदमी के लिए जानना बेहद जरूरी है। नंबर वन, कि जब नोट छापने की मशीन है तो सरकार को लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। दूसरी बात यह है कि जब सब कुछ सरकार के हाथ में है, सरकार ही सर्वे सर्वा है, तो क्यों नहीं नोट छाप करके आम लोगों की गरीबी दूर करते रहिए। और तीसरी बात यह है कि नोट छापने के लिए कितना सोना गिरवी रखना पड़ता है। ये तीनों सवाल आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक जरूर करते होंगे। तो चलिए एक एक करके सबसे पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कितना सोना गिरवी रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस भ्रम में हैं कि विश्व बैंक में सोना गिरवी रखना पड़ता है। ना बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। दरअसल आरबीआई जो नोट छापती है उसका एक नियम है, कितना नोट छाप सकती है, एक नियम बनाया गया है 1956 तक, यानी 57 से पहले तक। जो नोट छापने का नियम था उसे कहते थे अनुपातिक आरक्षित प्रणाली, यानी कि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। अब इसमें क्या होता था कि आरबीआई को जितना भी नोट छापना है उसका 40% उसके पास गोल्ड के रूप में या फॉरेक्स रिजर्व के रूप में सिक्योरिटी मनी होनी चाहिए, वो सिक्योरिटी के तौर पर है। अब क्यों ऐसा सिस्टम है, वो क्यों सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखता है, अभी आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए। अब इसमें होता क्या है कि अगर आरबीआई को 100 रुपया छापना है तो मान के चलिए कि 40% ना 40% उसका, यानी कि 40 रुपए के बराबर गोल्ड के रूप में या डॉलर के रूप में उसके पास होना जरूरी है। और रही बात 60% की, तो 60% की गारंटी गवर्नमेंट लेती है एग्रीमेंट के तौर पर या फिर किसी बॉन्ड के तौर पर, वो ले लेती है कि हाँ ये 60% की गारंटी हम लेते हैं। अब इस तरह से 100% की गारंटी हो गई और मार्केट में 100 रुपया छाप दिया गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए 1 लाख रुपया छापना हो, तो 1 लाख रुपया अगर तक छापना हो तो इसका मतलब है कि 40,000 रुपए तक के मूल्य का गोल्ड या डॉलर आरबीआई अपने पास रखती है और बाकी 60% गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तौर पर या बॉन्ड के तौर पर अपनी गारंटी ले लेती है। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन 1957 से एक नया सिस्टम शुरू किया गया, इसे खत्म कर दिया गया। आज के डेट में नोट कैसे छापा जाता है, तो आज का जो रूल है वो कहता है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब इसमें क्या है कि जितना भी नोट छापना है उसका कोई परसेंटेज नहीं है। अब रूल ये कहता है कि 200 करोड़ रुपए का एक भंडार मिनिमम आरबीआई के पास होना चाहिए। अब उसके बाद आरबीआई गवर्नमेंट के इशारे पर, गवर्नमेंट से सलाह लेकर, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर चाहे जितना नोट छाप सकती है। और मैक्सिमम कितने तक का नोट छापेगी, 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकती, यानी कि एक करेंसी जो है 10,000 तक की हो सकती है। जैसे आज के डेट में क्या है कि सबसे बड़ी वैल्यू की नोट जो है 2,000 रुपए का था। हालांकि ऑफिशियल वो बंद नहीं हुआ है, बस ये मार्केट में चलन में नहीं है, यानी कि मैक्सिमम 2,000 तक का नोट अभी तक है। किसी जमाने में 10,000 का भी छपता था, किसी जमाने में 5,000 तक का भी छपता था। अभी मार्केट की बात करें तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से 500 का नोट सबसे बड़ा वाला है। अब इसमें 200 करोड़ रुपए का एक मिनिमम बैलेंस होना चाहिए आरबीआई के पास। उसमें क्या है कि 115 करोड़ रुपए वह गोल्ड के रूप में रखेगा और 85 करोड़ रुपए वो फॉरेक्स रिजर्व के रूप में रखेगा, यानी कि डॉलर या यूरो किसी भी रूप में रख सकते हैं। अब इतना आरबीआई के पास एक बैलेंस हो सिक्योरिटी के तौर पर, उसके बाद आरबीआई चाहे जितना नोट छाप सकती है, गवर्नमेंट अगर कहे तो। अब इस सिक्योरिटी रखने की जरूरत क्यों पड़ती है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि विश्व बैंक के पास कोई गिरवी वगैरह सोना कुछ भी नहीं रखना पड़ता है। हाँ, अपने पास रखना पड़ता है। आरबीआई को नोट छापना होगा तो इतना सोना उसके पास होगा तभी जाके वो छापेगी। अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। किसी जमाने में जब वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी, यानी कि बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो होता क्या था कि हमारे पास कोई वस्तु है तो आपको दे दिया और आपके पास कोई वस्तु है तो हमें ले लिया, एक दूसरे को आदान प्रदान करके हमने ले लेते थे। आज भी आप में से कुछ लोग गांव से अगर जुड़े होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो गांव में वो बर्फ बेचने वाला आता है, आइसक्रीम बेचने वाला। और गांव के बच्चे क्या करते हैं, गेहूं हुआ या धान चावल हुआ वो डलिया में लेकर के देते हैं, तो फिर वो बर्फ दे देता है। अब देखिए बार्टर सिस्टम की एक झलक आज भी गांव में दिखाई देती है। अगर आप इससे रूबरू हुए हो या देखे हो या फिर आपकी लाइफ में घटना घटी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वो यादें। तो क्या होता था कि वो उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। इन्होंने केला दिया और आम ले लिए, एक दूसरे से काम चल गया। मुद्रा नामक शब्द कहीं था ही नहीं। किसी के पास बकरी है तो इन्होंने केला देकर के बकरी को ले लिया। आज के डेट में अगर वैल्यू की बात करें तो बकरी की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन इसके लिए नहीं, इसके पास बकरी है, इसको
केला चाहिए था, और इसके पास बकरी नहीं है तो इसको बकरी चाहिए था, तो हो गया, आपस में लेन देन हो गया। लेकिन अब इनका मन बढ़ गया। मन का मतलब है कि इनको लगे कि बकरी देकर के तो कुछ भी ले सकते हैं, केला देके कुछ भी ले सकते हैं, तो अगर इनको मोटरसाइकिल लेने की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? बकरी लेके पहुंच गया मोटरसाइकिल लेने के लिए। अब बताइए, मोटरसाइकिल वाला क्या बकरी लेकर के मोटरसाइकिल देगा? नहीं देगा। अगर आज की वैल्यू की बात करें तो बकरी मान लीजिए होगी 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 की बकरी होगी, और मोटरसाइकिल होगा लाख या 1.25 लाख रुपए का। तो एक मोटरसाइकिल के बदले कितनी बकरी देनी पड़ेगी? इन्होंने साफ मना कर दिया कि बकरी के बदले तो मोटरसाइकिल नहीं देंगे, भैया कुछ और लेके आओ। अब ये जो है जाते हैं अपने गांव के एक सेठ के पास। अब उसे कहते हैं कि सेठ जी, और हमें मोटरसाइकिल चाहिए, और मोटरसाइकिल वाला दे ही नहीं रहा बकरी। अच्छा, ये भी बेचारा क्या करे? अब इसको ऐसे ही लोग बकरी ले लेकर के मोटरसाइकिल, कितनी बकरी रखेगा? एक छोटा सा शोरूम होगा ना, अब शोरूम में खाली बकरी बकरी हो जाएगी, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब ये जो अपने सेठ के पास गए, मान लिया इस इनके यहाँ के, इनके गांव के एरिया के जो सेठ थे वो ठाकुर रंजीत सिंह, एक नाम ले लेते हैं काल्पनिक। अब उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम जितनी वैल्यू की, यानी कि मोटरसाइकिल के बराबर की जितनी बकरी मुझे दे जाओ, और मैं कागज पे लिख के दे रहा हूं, और तुम कागज ले आकर के मोटरसाइकिल वाले को दे देना, वो तुमको मोटरसाइकिल दे देगा। अब जो कागज ठाकुर रंजीत सिंह ने इनको लिख के दिया था, अब ये लाया वो कागज इनको दे दिए। अब कागज पे उन्होंने साफ साफ क्या लिखा था, देख लीजिए। कागज पे उन्होंने लिखा था कि मैं आपको मोटरसाइकिल का पूरा मूल्य देने का वचन देता हूं, और नीचे सिग्नेचर कर दिया रंजीत सिंह का। अब वो जो ये कागज का टुकड़ा था ला करके इन्हें दे दिया। अब ये बेचारे क्या किए, मोटरसाइकिल इनको दे दी। इनको पूरा भरोसा था कि जो ठाकुर साहब हैं वो हमें कभी भी दे देंगे, उन पर भरोसा था, उनके पास तो है पैसा, इन्होंने दे दिया। अब इनको कभी जरूरत पड़ी, अब वो कागज का टुकड़ा, अब सोच के देखिए कि वो जो कागज का टुकड़ा है, अब वो कागज के टुकड़े की वैल्यू लगभग 1 लाख रुपए तक की हो गई। अब वो कागज का टुकड़ा ही बचा के रखे हुए है कि कभी हमको जब जरूरत पड़ेगी तो हम ठाकुर साहब के पास जाएंगे और मोटरसाइकिल के वैल्यू के बराबर उससे हम चीज ले लेंगे। इनको कहीं जरूरत पड़ी कुछ और, मैंने होलसेलर के पास जाने के लिए, तो ये होलसेलर के पास वही कागज का टुकड़ा लेके पहुंच गया, उनको भी दे दिया। वो भी भाई चूंकि एरिया के ठाकुर साहब थे वो, तो उन्होंने उसको देखा, तो भाई वो कागज का टुकड़ा लेकर के इनको दे दिया। अब इस तरीके से सर्किल चल पड़ी। अच्छा, कभी भी इनके दिमाग में आ जाएगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुर साहब अपनी बात से मुकर जाए, तो ये किसी दिन पहुंच गया ठाकुर साहब के पास देखने या चेक करने। तो एक बात बताइए, ठाकुर साहब के पास अगर खुद ही नहीं होगा तो क्या उनके लिख के देने वाले कागज की कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी ना। लेकिन जब ये गए किस, मान लिया चेक करने के लिए, तो जो ठाकुर रंजीत सिंह थे उनके पास एक मोटरसाइकिल नहीं, हजारों मोटरसाइकिल के बराबर की एक वैल्यू थी। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि जिस दिन पहुंच गया देने के लिए, एक मोटरसाइकिल के बदले का वो 2 मोटरसाइकिल 10 मोटरसाइकिल के बराबर भी दे सकते थे कुछ भी। तो ये जब पहुंचते हैं उसके यहाँ और देखते हैं कि नहीं यार ये उसके पास तो बहुत बड़ी संपत्ति है, तो फिर ये आकर के लोगों में कहते हैं कि ऐसा है, तुम एक नहीं हमसे 10 मांगोगे तब वो दे देंगे मोटरसाइकिल। ठीक, अब एक क्रेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब वहां से क्या पूरे मार्केट में, पूरे एरिया में वो कागज चलने लगा। अब वो कागज पे ठाकुर साहब लिख देंगे तो अब सामान के बदले सामान लेने की जरूरत खत्म। वो कागज मार्केट में घूमता रहेगा क्योंकि ठाकुर साहब ने उस पर लिख दिया है, और हर आदमी उस पर सामान दे देगा। अब वो ठाकुर साहब जो है वही है आरबीआई के गवर्नर। वो कौन है? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर साहब ने इस कागज के टुकड़े पर लिख दिया कि मैं धारक को 500 रुपया देने का वचन देता हूं। तो ये कागज का टुकड़ा 500 रुपए की मूल्य में चल जाता है। गवर्नर साहब ने लिख दिया कि मैं धारक को 2,000 रुपए देने का वचन देता हूं, तो कागज का टुकड़ा 2,000 रुपए में चल जाता है। यानी कि गवर्नर साहब, यानी कि वो ठाकुर साहब जितना लिख देंगे इस कागज के टुकड़े की वही वैल्यू है, क्योंकि गवर्नर साहब के पास यानी ठाकुर साहब के पास इतना सब कुछ है। और मान लिया कभी इस कागज के नोट से, कागज के टुकड़े से भरोसा उठ गया, तो हम आरबीआई के गवर्नर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे चेक करने के लिए? तो भैया आप तो कहे थे कि मैं वचन देता हूं सामान इसको दे देना, वचन तो आरबीआई के गवर्नर साहब दे रहे हैं ना। तो अगर हम पहुंच गए आरबीआई के गवर्नर साहब के पास चेक करने, तो आरबीआई के गवर्नर साहब के पास उतना खजाना होना तो चाहिए। तो इसीलिए
आरबीआई अपने पास एक रिजर्व को सिक्योरिटी के तौर पर रखती है, और वो आज के डेट में कितना है, तो 200 करोड़ रुपए का है, और बाकी की गारंटी गवर्नमेंट लेती है। तो बात आपको समझ में आ गई ना कि जो रिजर्व रखा जाता है वो किस लिए रखा जाता है। बात करते हैं दो सवालों पे कि नोट छापने की मशीन जब गवर्नमेंट के ही पास है, आरबीआई के ही पास है, तो गवर्नमेंट को लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ जाती है, और नोट छाप करके क्यों नहीं आम लोगों की गरीबी दूर कर दे रही है, तो उसको भी जान लेते हैं। ठीक, ये तो बात आपको समझ में आ गई कि जितना नोट छापेंगे उतना रिजर्व अपने पास रखना होगा। ठीक, तो सरकार के पास पैसे की क्या कमी है, सरकार तो नोट छाप देना चाहिए, खूब ज्यादा नोट छाप देना चाहिए, लेकिन जरा ठहरिएगा। अब आते हैं इकोनॉमी सिस्टम पर, ह्यूमन नेचर पर। अब जरा इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। चाय तो आप सब लोगों ने पी होगी, वही चाय, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी दूध, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चाय पत्ती, कड़क चाय बन के तैयार हो। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में कहीं चाय आपको 2 रुपए से 5 रुपए 10 रुपए तक की मिल जाएगी, कहीं आपको 20 रुपए या 50 रुपए कप चाय मिलेगी, तो कहीं आपको 500 रुपए तक की भी चाय मिलेगी। मान लिया आप में से कोई लोग, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, आप में से कोई है जो इस कस्बे में रहते हैं और आपको 5 रुपए में चाय अपने चौराहे पे मिल जाती है, नो डाउट। लेकिन आप अपने बगल के किसी बड़े शहर में जाते हैं कभी घूमने टहलने, एग्जाम देने या किसी भी कारोबार से, तो वहां पर जो होटल होता है, एक ठीक ठाक होटल जो है, वहां पर जो चाय मिलती है वो मिनिमम 20 रुपए की मिलती है, 25 रुपए की मिलती है, 50 रुपए की मिलती है। चाय तो वही है ना, लेकिन अब यहां जो लोग हैं उनका स्टेटस ऐसा है, उनके पास उतनी आमदनी नहीं है, तो 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए में चाय मिलता है और लोग पीते भी हैं। लेकिन यहां का स्टेटस कुछ और है, अब इनके पास लाखों रुपए होंगे। अब ये ऐसी जगह चाय पियेंगे जहां पर 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए की चाय मिलती होगी। लेकिन मान लिया आप चले जाएं मुंबई फिल्म सिटी, आप दुबई चले जाएं, अब वहां के होटल में जो बैठ करके चाय पियेंगे वो चाय वही होगी, वही पानी होगा, दूध होगा, चाय पत्ती होगी, चीनी होगी। अब वहां 500 रुपए की चाय मिलेगी ना। अब ये स्टेटस का खेल है, ये ह्यूमन नेचर है, अब इसको बदला नहीं जा सकता। मुश्किल से 1 या 2% ऐसे होंगे जिनके पास 1 करोड़ रुपया हो जाए, तब भी वो यहीं बैठ करके चाय पी रहे होंगे। वो 1% हो सकता है, और हो सकता है 1% भी ना हो, लेकिन मैक्सिमम के साथ, हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ, अगर हम इस कंडीशन में बैठ करके चाय पी रहे हैं और हमारे पास जब आमदनी बढ़ती है, हमारे पास पैसे जब आते हैं, कमाई बढ़ती है, तो हम चाय कहां पीने जाएंगे, हम चाय यहां पीने जाएंगे। और अगर गलती से हमारा स्टेटस अंबानी के बराबर का हो गया, वो फिल्म स्टार के बराबर हो गया, तो फिर हम चाय यहां पीने जाएंगे। अब सोच के देख लीजिएगा, चाय वही थी, जो चाय 20 रुपए में मिल सकती थी, लेकिन हमारे पास पैसा आया तो हमने उस चाय की कीमत बढ़ा करके कितनी कर दी, 50 रुपए कर दी। अब इस शहर में आप जाएंगे तो चाय मिनिमम कितने में बिकेगी, 50 रुपए में बिकेगी मिनिमम। अब यहां पर जो दिहाड़ी मजदूर होगा वो कहां से चाय पिएगा, नहीं पिएगा। लेकिन आप ऐसे शहर में पहुंच जाइए जहां पर सिर्फ करोड़पति रहते हो, यहां अरबपति रहते हो, वहां चाय की मिनिमम कीमत कितनी है, तो मिनिमम कीमत वहां पर 500 रुपया है। अब ये किससे डिसाइड हो रहा है, ये पैसे से डिसाइड हो रहा है। ये वैल्यू, चाय की वैल्यू किससे डिसाइड हो रही है, पैसे से डिसाइड हो रही है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही ज्यादा पे करना चाहेगा। और मजेदार बात आपको बता दूं कि आपकी कंडीशन अगर इस लेवल की हो गई, तो ये भाई साहब जो हमारे और आपसे पहले से ये 500 रुपए देकर के चाय पी रहे हैं, तो फिर ये नहीं पिएंगे चाय, अब ये उससे बड़ा होटल खोजेंगे। ये अब तक 5 स्टार होटल में पी रहे थे, अब हो सकता है 7 स्टार 10 स्टार होटल। क्यों? क्योंकि बात यहां स्टेटस की है। जब पैसे आने लगते हैं तो इंसान की मेंटालिटी जो है स्टेटस मेंटेन करने में लग जाती है। चाय तो वही थी ना, तो जब पैसा बढ़ेगा स्टेटस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं। आप कहीं घूमने जाते होंगे, आप अपने गांव से, जैसे मान लें आपका शहर जो 10 किलोमीटर या आपके अगल बगल का कस्बा 10 किलोमीटर दूर है, आपके पॉकेट में पैसे नहीं, आप जब रास्ते जाते हैं और उधर से लौट करके आते हैं, आपके साथ में एक दोस्त बैठा होता है, दोस्त को मन किया कुछ खाने पीने का, तो जब आपसे कहता है तो जानते हैं आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं नहीं यार आज थोड़ा पेट खराब है, आज मन नहीं कह रहा, रात में बहुत उल्टा पुल्टा खा लिया। आप ये नहीं कह पाते हैं कि आपके पॉकेट में पैसा ही नहीं है। लेकिन जब आपके पॉकेट में पैसा है, आपका पॉकेट गर्म है, तब आप क्या करते हैं, आपका दोस्त कहे ना कहे, आप
दुकान पे उतरेंगे, एक समोसा भी लेंगे, समोसा के साथ कोल्ड ड्रिंक भी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ और भी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका पॉकेट गर्म है, आपके पॉकेट में पैसा है तो आप उसको खर्च करते हैं। एक और एग्जांपल से समझ जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। कोई समोसा वाला है दुकान पे, अब मान लिया कि आज आप गए, समोसा 10 रुपए का बेच रहा था, आप आज गए हैं, वो क्या कह रहा कि समोसा भी 15 रुपए का। अब दो कंडीशन है आपके सामने, आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, सिर्फ 10 रुपया है, तो आप क्या कहेंगे उससे? कहेंगे कि यार तुम बड़ा लूट रहे हो, आप नहीं खाएंगे, चले आएंगे। लेकिन अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो अब आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे कि यार तुम तो लूट रहे हो, जब तुमको 15 रुपया ही मुझे देना होगा तो मैं तुम्हारे यहां से चाय क्यों पीऊंगा, चलो यार जरा वहां चला जाए चाय पीने। तब आप जाएंगे सीधे 20 रुपये, अब उसके कंपटीटर में आप चले गए सीधे होटल में चाय पीने। अब चौराहे पे नहीं पी रहे हैं आप, अब सीधे होटल में गए। क्यों? क्योंकि आपके पॉकेट में पैसा था। पैसे ने क्या किया? खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ा दिया, और ये जो कोई भी सामान है, सामान की वैल्यू बढ़ा दिया, सामान का मूल्य बढ़ा दिया। अब यहां पैसा कम, पैसे की वैल्यू घटने लगी, सामान की वैल्यू बढ़ने लगी। बात मेरी समझ में आएगी ना? तो इस तरीके से पैसा मार्केट में छींट देने से, पैसा मार्केट में फैला देने से, लोगों के पॉकेट में डाल देने से होगा क्या? ये ह्यूमन नेचर है कि हम खर्च करने की कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी, और जब खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, महंगाई अपने चरम पर आ जाएगी। यही काम जिम्बाब्वे ने किया था 2008 के आसपास। उसने क्या किया कि नोट छाप करके सोचा कि भाई लोगों की गरीबी ही खत्म कर देते हैं, और नोट छापना शुरू किया। फिर बात वही हुई, जब लोगों के पॉकेट में पैसा गया तो लोग खर्च करना शुरू किए। भाई हमारे पास 100 रुपया तो हम 100 रुपया खर्च करते हैं, ह्यूमन नेचर है ये। कल के डेट में 1 लाख रुपया आएगा तो हम 1 लाख के हिसाब से खर्च करेंगे, 1 करोड़ रुपया आएगा तो 1 करोड़ रुपए के हिसाब से खर्च करेंगे, और लोग खर्च करना शुरू कर दिए। अब रुपए की वैल्यू इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई, तो जरा नजर दौड़ा लीजिएगा, ये कितने रुपए का नोट छापा गया, ये जरा देख लीजिएगा। $5 बिलियन का नोट छापा गया। इसमें जीरो गिन लीजिएगा, 3 3 6 9 जीरो लगा हुआ है। अब सोच के देखिएगा कि एक नोट छपा है। अब इस तरीके से नोट छापे गए। अब दशा ये हो गई कि लोगों को आलू खरीदने के लिए बोरा भर के नोट लेके जाना पड़ा, एक आलू खरीदने के लिए। और लगातार अब 100 रुपए की में कोई वैल्यू नहीं तो 1000 का नोट छापा गया, 1000 की वैल्यू खत्म, 1 लाख का नोट छापा गया, 1 लाख की वैल्यू खत्म, 10 लाख का नोट छापा गया। तो दशा यही होगी कि 1 किलो टमाटर लेने के लिए आपको बोरा भर के, झोरा भर के नोट लेके जाना पड़ेगा, लेकिन पैर में चप्पल वही होगा। आपको यह लग रहा है कि पैसा ज्यादा हो जाने से हमारे स्टेटस पे फर्क पड़ जाएगा ना, महंगाई उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। जिस कंडीशन में कल थे आज उसी कंडीशन में हो जाएंगे। फिर भी पैसा ज्यादा होगा, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा होगी, सामान को खरीदने में ही हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। कल भी हमारे बैंक में कोई बैलेंस नहीं बचा था, आज भी हमारे बैंक में कोई बैलेंस नहीं होगा, ये कंडीशन हो जाएगी। तो इसीलिए याद रखिएगा, ये जो नोट है, ये टोटल चलता है ट्रस्ट से, टोटल चलता है वैल्यू से। ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। तो जितना आप ट्रस्ट करेंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत के बदले जो कागज का टुकड़ा मिलेगा, आपके वर्किंग कैपेसिटी के बदले जो कागज का टुकड़ा मिलेगा, उसकी वैल्यू होगी। कागज का टुकड़ा बांट देने से क्या है, लोग जैसे आप मेहनत करते हैं, मेहनत से जो पैसा आता है उसको खर्च करते हैं, उसमें देख लीजिए, आप फ्री का जो पैसा कहीं मिल जाएगा उसमें देखिए, दोनों में डिफरेंस है। तो इसीलिए इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए ना तो आरबीआई ज्यादा नोट छाप सकती है, अभी ज्यादा नोट छाप देगी तो कंडीशन वही जिम्बाब्वे वाली हो जाएगी। गवर्नमेंट भी सेम इसी पैटर्न पे काम करती है। अब हमको लगता है सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट को भी जब पैसे की जरूरत होती है तो वो भी यही काम करती है, वो भी फ्री में नहीं छाप सकती है। वो भी क्या करती है, अपने ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए कर्ज ले लेगी, लोन ले लेगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन फ्री में नहीं छाप सकती। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि कागज का जो टुकड़ा है वो टुकड़ा नहीं है, एक ट्रस्ट है, और इस ट्रस्ट पे पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंड है। अब आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।